दोस्तों स्वागत है आपका भारत की बात में। दोस्तों आज भारत की बात में पूरे देश भर की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की भारत की बात में पूरे देश भर की टॉप न्यूज। दोस्तों संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने शनिवार को कोलकाता और नंदीग्राम में महापंचायतों का आयोजन किया और लोगों से पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को वोट नहीं देने का आग्रह किया। जी भारत किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि हम यहां किसानों से अपील करने आए हैं कि वे बीजेपी को वोट नहीं दें। जी राकेश टिकैत ने कोलकाता और पूर्व मेदिनीपुर जिले के नंदीग्राम में सामाजिक कार्यकर्ता मेगा पाटकर के साथ किसानों को संबोधित किया। जी राकेश टिकैत ने कहा कि किसी को भी वोट दे दे लेकिन बीजेपी को वोट मत दें। जी हम तो बीजेपी को वोट देकर देख चुके हैं। बंगाल की जनता समझदार है, जनता को पता है कि किसको वोट देना है किसको नहीं। जी राकेश टिकैत ने आरोप लगाया है कि केंद्र में बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार किसानों और उनके आंदोलन की रीढ़ तोड़ने पर आमदा है। जी उन्होंने कहा है कि यह जन विरोधी सरकार है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी को वोट मत देना, अगर उन्हें वोट दिया गया तो फिर वे आपकी जमीन बड़े कॉर्पोरेट्स और उद्योगों को दे देंगे और आपको भूमिहीन बना देंगे। ये आपकी आजीविका दांव पर लगाकर देश के बड़े उद्योगपति समूहों को जमीन सौंप देंगे और आपको खतरे में डाल देंगे। जी राकेश टिकैत ने बीजेपी को धोखेबाज की पार्टी कहते हुए कहा कि हम बीजेपी का विरोध करने वाले और फिर किसानों तथा गरीबों के साथ खड़े होने वालों के पाले में रहेंगे। उन्होंने कहा कि अगर कोई वोट मांगने आए तो उनसे पूछना कि हमारा एमएसपी कब मिलेगा। धान की कीमत 1850 रुपए हो गई है, वे कब मिलेगी। दोस्तों बंगाल विधानसभा चुनाव की तपिश बिहार के सीमावर्ती इलाकों में भी महसूस की जा रही है। जी किशनगंज से सटे इलाकों में विभिन्न राजनीतिक दलों और संगठनों द्वारा लगातार रैलियां और रोड शो की जा रही है। आदिवासी सेंगल अभियान से लेकर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आरक्षण मोर्चा और अन्य संगठन द्वारा टीएमसी के समर्थन में चुनाव प्रचार का अभियान शुरू कर दिया है। जी चुनाव निकट यानी कि चुनाव नजदीक आते ही लोग बाग चाय नाश्ते की दुकानों पर जीत हार की गणना करने लगे हैं। बीते दिनों बंगाल और बिहार के पुलिस पदाधिकारियों ने शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने को लेकर बैठक की। बैठक में आपसी सहयोग और समन्वय के अपराधियों और सामाजिक तत्वों पर रोकथाम को लेकर सहमति बनी। दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव का बिगुल बजते ही सीमा से सटे बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले में विभिन्न दलों और संगठनों का चुनाव प्रचार अभियान शुरू हो चुका है। दोस्तों किसान आंदोलन के 108 दिन हो गए हैं। जब आंदोलन की शुरुआत हुई तो फिर सर्दी थी, लेकिन अब गर्मी आ गई है। ऐसे में किसान सड़कों पर रहने के लिए अब पक्के निर्माण कर रहे हैं, जिससे कि वे बुजुर्गों के कमरे में गर्मी से राहत देने के लिए एसी लगाए जा सके। भारतीय किसान यूनियन के दोआबा के अध्यक्ष किसान नेता मंजीत सिंह राय ने कहा कि सिंगू बॉर्डर पर अस्थायी निर्माण होगा। दिल्ली हरियाणा स्थित इस बॉर्डर पर किसान पिछले 108 दिनों से तीनों का कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन जारी रखेगा। ऐसे में हमें चिलचिलाती धूप से बचने के लिए घर बनाने होंगे। जी महिला और बुजुर्गों के लिए एसी के इंतजाम किए जाएंगे। इधर किसान नेता राकेश टिकैत ने भी एक न्यूज चैनल से बात करते हुए कहा कि अब सड़कों पर पक्के घर बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अभी दिल्ली बॉर्डर पर कुछ घर बने गए हैं और भी बनाए जाएंगे। जी नंदीग्राम में राकेश टिकैत के तख्त तेवर देखने को मिले। जी उन्होंने कहा कि अगली बार संसद में मंडी खोल देंगे, सिर्फ संयुक्त किसान मोर्चा को तय करने में देरी है। राकेश टिकैत ने कहा कि हमें ट्रैक्टर किराए पर नहीं लाने पड़ेंगे। जी राकेश टिकैत ने कहा कि ट्रैक्टर भी वही है, आदमी भी वही है। जिस दिन संयुक्त मोर्चा तय करेगा पार्लियामेंट में नई मंडी खुल जाएगी, वह पूरा भाव एमएसपी पर ही बिकेगा। दोस्तों पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में अब काफी कम समय रह गया है। जी ऐसे में राजनीतिक दल एक दूसरे के खिलाफ हमले तेज करते हुए प्रचार में जुटे हुए हैं। जी राज्य में राजनीति की फिजा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कई जगहों पर तो आम लोग भी पार्टियों का समर्थन या फिर विरोध करते दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ ऐसा ही नजारा बंगाल के पूर्वी बर्ताव स्थित गलसी में हुए एक निकाह में भी दिखा। जी हाँ यहाँ एक रिसेप्शन में जोरों ने ही पोस्टर दिखाकर मेहमानों से भाजपा को वोट न देने की अपील की है। निकाह करने वाले युवक का नाम शेख मोहम्मद हफीजुर बताया गया है। जी हफीजुर पूर्वी बर्दवान के एक किसान परिवार से हैं। जी और कॉलेज में पढ़ाता है। युवक ने विश्व भारती से फारसी भाषा में पीएचडी की है और बिहार के मुजफ्फरपुर में एक कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर है। 11 मार्च को अपने निकाह के रिसेप्शन के दौरान उसने मेहमानों को प्ले कार्ड बांटकर भाजपा के खिलाफ कृषि कानून की वापसी की मांग को लेकर दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन की याद दिलाई। जी एक मेहमान ने तो कहा कि रिसेप्शन में इस तरीके की अपील ने कई लोगों को छुआ है। जी द
प्रभात टेलीग्राम अखबार में छपी रिपोर्ट के मुताबिक जोरो ने रिसेप्शन के दौरान संविधान की प्रस्तावना को पढ़ा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के बेरिया के भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। जी शनिवार को उन्होंने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। भाजपा विधायक ने कहा है कि ताजमहल पहले शिव मंदिर था और अब बहुत जल्द वह राम महल हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि ताजमहल शिव मंदिर था और जल्द ही हमारी सरकार में ताजमहल को राम महल बनाया जाएगा। दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तारीख है जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है वैसे ही राज्य की सियासी जंग और तेज होती दिखाई दे रही है। जी हां, बंगाल में 8 चरणों में वोटिंग होनी है जिसकी शुरुआत इसी महीने 27 मार्च से होगी। ऐसे में वोटिंग से पहले एबीपी न्यूज ने सी वोटर के साथ मिलकर राज्य की जनता से स्नैप पोल के जरिए कुछ अहम सवालों के जवाब जानने की कोशिश की है। जी हां, आम लोगों से सवाल किया गया है कि इस वक्त आपके लिए सबसे अहम मुद्दा क्या है। तो इस सवाल के जवाब में लोगों ने बेरोजगारी को सबसे अहम मुद्दा माना है। जी 39.5% लोगों ने बेरोजगारी को इस वक्त का सबसे अहम मुद्दा करार दिया है। जी 24.8% लोगों ने बिजली, पानी और सड़कों को अहम मुद्दा बताया है। 18.2% लोगों ने कोरोना महामारी को सबसे जरूरी मुद्दा माना है, जबकि शिक्षा सुविधाओं को 3.1% लोगों ने अहम मुद्दा माना है। जी इसके अलावा 2.5% लोगों ने कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा को अहम मुद्दा बताया है। 7% लोगों ने सरकारी कामों में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण को अहम मुद्दा माना है। 3.4% लोगों ने सीए, एनआरसी और एनपीआर को मुद्दा माना है, जबकि 0.7% लोगों ने प्रवासी बांग्लादेशियों के मुद्दे को इस वक्त जरूरी बताया है। यह 0.8% जनता ने अन्य मुद्दों को जरूरी बताया है। फिर सवाल पूछा गया है कि पहले सवाल के तमाम मुद्दों पर आप ममता बनर्जी की सरकार के प्रदर्शन को कैसे आंकते हैं। तो इस सवाल के जवाब में 52.8% लोगों ने ममता सरकार के प्रदर्शन को अच्छा बताया, जबकि 13.2% लोगों ने औसतन और 34% लोगों ने खराब बताया। यह सवाल फिर पूछा गया है कि मुख्यमंत्री के तौर पर आप ममता बनर्जी के पूरे कामकाज को कैसे आंकते हैं। तो इस सवाल के जवाब पर 56.8% लोगों ने सीएम के तौर पर ममता बनर्जी के कामकाज को अच्छा बताया। यह 19% लोगों ने औसतन करार दिया और 24.5% लोगों ने खराब कहा। यह उसके बाद फिर सवाल पूछा गया है कि प्रधानमंत्री के तौर पर आप नरेंद्र मोदी के कामकाज को कैसे आंकते हैं। तो इस सवाल के जवाब पर 41.3% लोगों ने पीएम के तौर पर नरेंद्र मोदी के कामकाज को अच्छा कहा, जबकि 21.2% लोगों ने उनके कामकाज को औसतन बताया। वहीं 37.5% लोगों ने पीएम के तौर पर मोदी के काम को खराब बताया। जी उसके बाद फिर सवाल पूछा गया है कि पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री बनने के लिए आपका सबसे पसंदीदा उम्मीदवार कौन है। तो इस सवाल पर सबसे ज्यादा 50.2% लोगों ने ममता बनर्जी का नाम लिया। जी उसके बाद 26.4% लोगों ने बीजेपी नेता दिलीप घोष को अपना सबसे अहम पसंदीदा सीएम बताया। जी बीजेपी की ही मुकुल राय को 14.9% लोगों ने, कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी को 1.7% लोगों ने, सीपीआई-एम के सुजैन चक्रवर्ती को 2.5% लोगों ने, टीएमसी के अभिषेक बनर्जी को 0.7% लोगों ने, बीजेपी के राजीव बनर्जी को 0.6% लोगों ने, बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी को 1.3% लोगों ने और अन्य को 1.7% लोगों ने अपना सबसे पसंदीदा सीएम उम्मीदवार माना। उसके बाद फिर सवाल पूछा गया है कि क्या आप ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार से नाराज हैं और क्या आप इसे बदलना चाहते हैं। तो इसमें 42.8% लोगों ने कहा है कि वो नाराज हैं लेकिन सरकार बदलना नहीं चाहते हैं। 43.3% लोग नाराज नहीं हैं जी और सरकार भी नहीं बदलना चाहते हैं। फिर सवाल पूछा गया कि चाहे आप किसी भी पार्टी को वोट दे या फिर सपोर्ट करते हो, लेकिन आपको क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी या फिर गठबंधन जीतेगी। तो इसमें बीजेपी को 35.6%, कांग्रेस को 13.3%, टीएमसी को 42.3%, लेफ्ट पार्टियां 4.4% और अन्य पार्टियां 1.5% लोगों की पसंद है। दोस्तों, मार्च के आखिरी सप्ताह में होली का महापर्व है जिसे लेकर लोगों ने तैयारियां शुरू कर दी है। यह होली मनाने के लिए लोग अलग अलग राज्य से अपने अपने घर आते हैं। सरकारी नौकरी पेशे वाला हो या फिर प्राइवेट कंपनी में काम में जॉब करते हो, हर कोई छुट्टी लेकर घर आना पसंद करते हैं। अब ऐसे में भारतीय रेलवे ने भी तैयारियां पूरी कर ली है जिससे आने जाने वाले लोगों को किसी भी परेशानी का सामना करना ना पड़ेगा। अभी सभी ट्रेनें पहले की तरह भारतीय रेलवे नहीं चला रहा है जी, हालांकि विशेष ट्रेनों की मदद से आप अपने घर जा सकते हैं। जी लोगों को घर पहुंचने में मदद करने के लिए भारतीय रेलवे ने होली स्पेशल ट्रेन शुरू कर दी है। ये होली 28-29 मार्च को होना है। ये ऐसे में इन ट्रेनों की संचालन अवधि बढ़ाने से लोगों को काफी फायदा होगा।
दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से उद्योगपति गौतम अडानी के बहाने इशारों में ही इशारों केंद्र सरकार यानी कि नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। जी राहुल गांधी ने एक रिपोर्ट में हवाला देते हुए ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि साल 2020 में आपकी संपत्ति में कितनी वृद्धि हुई है, शून्य, लेकिन उनकी यानी कि अडानी की संपत्ति में 50% का इजाफा हुआ है। जी आखिर ऐसा क्यों? दरअसल राहुल गांधी ने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए ट्वीट किया, जिसमें दावा किया गया है कि इस साल संपत्ति बढ़ने के मामले में गौतम अडानी ने दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल जेफ बेजोस और एलन मस्क को भी पीछे छोड़ दिया। जी कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस पर सवाल किया है कि आखिर आम लोगों की संपत्ति में साल 2020 में कितनी इजाफा हुआ। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में एक अखबार की खबर को शेयर करते हुए लिखा है कि आपकी संपत्ति 2020 में कितनी बड़ी, शून्य, आप जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जबकि उसने यानी कि अडानी ने 12 लाख करोड़ रुपए कमाकर अपनी संपत्ति 50% तक बढ़ा ली है। आप मुझे बता सकते हैं कि ऐसा क्यों? दोस्तों, लगातार बढ़ती महंगाई का असर अब बिजली उपकरणों पर भी पड़ने जा रहा है। जी लागत में बढ़ोतरी के चलते अब बिजली के सामान महंगे होने जा रहे हैं। अगले महीने से एसी, कूलर और पंखों के दाम ज्यादा चुकाने पड़ सकते हैं। जी बाजार से जिस तरीके से खबरें सामने आ रही है, उससे लगभग ये तय है कि अगले महीने की शुरुआत के साथ ही महंगाई और बढ़ जाएगी। जैसे जैसे गर्मी का सीजन करीब आता जा रहा है, एसी की जरूरत महसूस होने लगी है। जी अगर आपने इसी महीने एसी नहीं खरीदा है, तो फिर अगले महीने आपको ज्यादा पैसे चुकाने पड़ सकते हैं। जी लागत बढ़ने की वजह से कीमत में 4 से 6% बढ़ोतरी की जा सकती है। इसका असर यह होगा कि एसी की कीमत में 1500 से 2000 रुपए की बढ़ोतरी हो सकती है। यह बिजली उपकरण बनाने वाली कंपनी लागत बढ़ाने का हवाला दे रही है। दोस्तों, प्याज का भाव फिर आसमान से जमीन पर आ गया है। यह चढ़ती कीमतों के कारण लोगों की आंखों में अक्सर आंसू लाने वाले प्याज की कीमत थोक मंडी में 15 रुपए किलो और फुटक्कर मंडी में 30 रुपए किलो तक आ गया है। जी हाँ, कारोबारी कहते हैं कि त्योहार नजदीक देखकर नासिक में चढ़े प्याज का रेट गिर चुका है। इसका लाभ आम जन को मिल रहा है। यह एक व्यापारी बताते हैं कि बीते दिनों नासिक से प्याज रुक रुक कर आ रहा था। नासिक मंडी में ही कीमतें चढ़ी हुई थी। यह आपूर्ति और डिमांड में अंतर बढ़ते ही कीमतें चढ़ती जा रही थी। इसी का असर बाजारों पर भी था, जहां पर 60 से 65 रुपए किलो तक प्याज पहुंच गया था। अब हालात रेट सामान्य हो गए हैं। अब थोक मंडी में प्याज के रेट महज 15 से 18 रुपए और फुटक्कर में 25 से 30 रुपए किलो बिक रहा है। दोस्तों, फलों के राजा आम ने बाजार में दस्तक दे दी है। जी हां, बिहार के प्रमुख शहर, बाजार एवं चौराहों के आसपास आम के ठेले नजर आ रहे हैं, लेकिन महंगा होने की वजह से बिक्री कम है। जी हां, मद्रासी आम, बैगनफली या फिर बादाम को दिल्ली से कुछ फुटकर विक्रेता मंगवा रहे हैं। जी हां, महेवा मंडी में आम की आवक अमूमन 15 अप्रैल के बाद होती है। दूसरी तरफ आवक कम होने एवं माल भाड़ा बढ़ने से फलों की कीमतों में इजाफा हुआ है। फुटक्कर बाजार में सेब 140 तो संतरा 80 से 100 रुपए किलो तक बिक रहा है। जी हां, 100 से लेकर 150 रुपए तक आम मिल रहा है। दोस्तों, प्रवासी मजदूरों को अब दूसरे प्रदेशों में रियायती दर पर यानी कि कम दाम पर राशन खरीदने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। यह वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत लाभार्थी किसी भी प्रदेश में किसी भी राशन की दुकान से अपनी पात्रता के मुताबिक राशन ले सकते हैं। यह इसके लिए किसी नए राशन कार्ड की कोई भी जरूरत नहीं होगी। इसको और आसान बनाने के लिए सरकार ने मेरा राशन ऐप लॉन्च किया है। आजादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत पर मेरा राशन ऐप लॉन्च करते हुए खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में सचिव सुधांशु पांडे ने कहा कि ये ऐप प्रवासी मजदूरों के लिए बहुत लाभदायक साबित होगा। इसके जरिए जहां वे खुद को रजिस्टर कर सकते हैं, इसके साथ ही लाभार्थी ये पता लगा सकते हैं कि उनकी पात्रता कितनी है, पिछले 6 महीने के दौरान लाभार्थी ने किस किस दुकान से कितना राशन लिया है। साथ ही ये ऐप लाभार्थी को उसके आसपास के क्षेत्र में मौजूद राशन की दुकान उसका पता भी बताएगा। दोस्तों, देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले ने राज्य सरकारों की चिंता बढ़ा दी है। जी हर तरफ के उपायों के बाद भी कई राज्यों में स्थिति नियंत्रण से बाहर होती जा रही है। देश में लगभग 2.5 महीने के बाद एक दिन में 24,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। जी महाराष्ट्र, पंजाब, केरल, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। जी राजधानी दिल्ली में भी नए मामलों में इजाफा हो रहा है। वही पंजाब में एक बार फिर स्कूलों को बंद करने का फैसला किया गया है। जी महाराष्ट्र में कोरोना का संक्रमण बेकाबू होता जा रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते औरंगाबाद, नागपुर, परभनी और पुणे में एक बार फिर से लॉकडाउन लगाया गया है। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे के दौरान 15,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। औरंगाबाद में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए वीकेंड पर पूरी तरीके से लॉकडाउन लगा दिया गया है। जी नागपुर में 15 से 21 मार्च के बीच लॉकडाउन लागू रहेगा। जी इस दौरान निजी कार्यालय बंद रहेंगे, जबकि सरकारी दफ्तरों में 25% कर्मियों के साथ कामकाज होगा। जी जरूरी सामानों की आपूर्ति करने वाले दुकानें खुली रहेगी। लॉकडाउन से पहले बाजारों में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल
रही थी। जी हां, पंजाब में भी कोरोना के मामले में इजाफा हो रहा है। बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य में एक बार फिर स्कूलों को बंद करने का फैसला किया गया है। 13 मार्च से आदेश लागू होगा। इस दौरान 12वीं कक्षा तक के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलें बंद रहेंगी। दोस्तों, पेट्रोल, डीजल और घरेलू एलपीजी गैस ने तो आम आदमी का तेल ही निकाल दिया है। जी हां, वहीं आटा, चावल, दाल और सरसों तेल जैसे आवश्यक वस्तुओं के दाम लोगों का बजट बिगाड़ रहे हैं। जी हां, उपभोक्ता मंत्रालय की वेबसाइट पर दिए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 3 महीनों में तेल से लेकर दूध तक और आटा से लेकर चाय तक महंगा हो गया है। जी हां, उपभोक्ता मंत्रालय की वेबसाइट पर दिए गए आंकड़ों के मुताबिक 10 दिसंबर 2020 के मुकाबले 10 मार्च 2021 को चावल के रेट में 9.3%, गेहूं में 2.34% और फिर गेहूं के आटे में 6.18% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं पिछले 3 महीने में खुदरा बाजार में आलू, टमाटर और प्याज के भाव में कमी ने उपभोक्ताओं को थोड़ी राहत दी है। इन 3 महीनों में पैक पाम तेल 104 रुपए से उछलकर करीब 118 रुपए, सूरजमुखी तेल 129 से 151, वनस्पति तेल 102 से 117 और सरसों का तेल 137 से 149 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया है। जी हां, वहीं मूंगफली और सोया तेल में भी 14% तक महंगे हुए हैं। जी हां, अगर दालों की बात करें तो मंत्रालय की वेबसाइट पर दिए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक अरहर यानी कि तुअर की दाल में गिरावट दर्ज की गई है। जी हां, अरहर दाल औसत 105 रुपए किलो से करीब 106 रुपए, उड़द दाल 107 से 111, मसूर दाल 78 से 89 रुपए प्रति किलो हो चुकी है। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस ये तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।